हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हमें पता है जब हम लोग कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी की बात करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोला जाता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। डी आर अपॉन डी टी, ये आप लोगों ने देखा था कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो डी आर बाई डी टी हम लोग लिखते हैं, और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो डी पी अपॉन डी टी हम लोग लिखते हैं। डेल्टा जो यूज करते थे वो आप एज एन एवरेज के लिए यूज करते थे, लेकिन जब टाइम जो है वो जीरो हो जाता था तो हम लोग डी यूज करना शुरू कर देते थे और उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते थे। लेकिन जो भी था ये इनको डिफरेंशियल, क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते थे। It is not always convenient to you determine the instantaneous rate as is determined by determination of slope of tangent at point t in concentration versus the time plot। आपको याद होगा हमारे पास दो ग्राफ थे। सपोज करो यहाँ पे कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट का और टाइम के साथ। हम लोग देख रहे थे कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता था, जिसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलते थे, तो हम लोग उस पॉइंट पे उस टाइम पे एक स्लोप ड्रॉ करते थे और फिर टेंजेंट ड्रॉ करते थे और स्लोप की हेल्प से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते थे। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमिन द रेट लो एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि ये तरीका हर बार कन्वीनियंट आसान नहीं था, तो इससे रेट लो जो डिटरमाइन करना डिफिकल्ट था। रेट लो इज आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट देन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसका पावर। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम लोग नहीं जान सकते थे। तो इसका मतलब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अंदर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना डिफिकल्ट था। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को अवॉइड यानी कि रोकने के लिए वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हमारे पास जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बना है हम लोग उस पर इंटीग्रेशन करेंगे टू गिव अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट, ताकि एक रिलेशन बन सके जिससे कि हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मेजर किया है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग टाइम पे और रेट कांस्टेंट दैट इज के, ताकि डिफरेंशियल की बजाय हम लोग एक रिलेशन थ्योरेटिकली ड्राइव कर सकें और वहां से अपना आंसर निकाल सकें। The integrated rate equations are different for reaction of different reaction order। अगर reactions का order different है तो जो integration वाली rate equations होगी वो भी different होंगी। We shall determine these equation only for zero and first order chemical reaction। हमारे पास सिलेबस में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की ही केमिकल रिएक्शन है, तो इन्हीं के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के पावर का जीरो है। मतलब आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है उसका एक्सपेरिमेंटल पावर दैट इज एक्स। लेकिन अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल बी के। तो यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगा जीरो, और समथिंग की पावर जीरो वन होता है, तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब इसके लिए हम लोग इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं। तो हमारी शुरुआत होगी एक रिएक्शन से जिसमें R एक रिएक्टेंट है जो P प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो होता है वो क्या होता है, माइनस dR/dt, change in concentration of reactant और decrease in concentration of reactant with respect to time। नेगेटिव क्योंकि concentration reactant की टाइम के साथ डिक्रीज होती है। क्योंकि ये हम लोग जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो R का पावर जीरो चला जाएगा। Why? क्योंकि R इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जीरो ऑर्डर का मतलब यही है कि जितना भी कोई भी रिएक्टेंट है उसका पावर जीरो होगा। तो यानी कि माइनस dR/dt इज इक्वल टू सिंपली के चला गया। dr आप इसी तरफ रख लो और dt को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में नेगेटिव का साइन भी इधर हम लोग रख लेंगे। अब हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट, इसको बाहर रख लो और सिंपली टाइम का इंटीग्रेशन। अब जिनके पास मैथ है उनको शायद ये पता हो कि अगर हमारे पास dx हो, dy हो या जैसे dr है, इसका मतलब है कि हम लोग 1 का इंटेग्रल यहाँ पर कर रहे हैं और 1 का इंटेग्रल हमेशा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम लोग मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे dx है तो 1 का इंटेग्रल x हो जाएगा, dy है तो इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इधर dr है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपली r लिख देंगे क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो इसलिए बेसिस लगा देंगे। माइनस के यानी कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा था dt के साथ। टाइम का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी dt अकेला है यानी कि वी कैन से कि 1 का इंटीग्रल कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखते हैं। ये आप लोगों को पता चलता है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है जिसे मैंने क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया। ओके उसके बाद एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगा, जिसे R नोट मान लेते हैं अपन, क्योंकि हमें पता है कि अगर अपनी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है कोई भी चीज है वो 100% आपका रिएक्टेंट ही होगा। तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने R नोट मान लिया, दैट इज द यू कैन से मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कहाँ पे होगा, जब टाइम 0 है। तो ये वाली वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। इसी सपोज करो इक्वेशन 1, तो r की जगह पर आ जाएगा मेरा r नोट माइनस के इंटू 0, 0 प्लस का c। तो इसका मतलब जो c की वैल्यू है वो अपनी r नोट हो गई। अब c की वैल्यू r नोट 1 में पुट कर दे तो ये मेरे पास बन गया r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी और c की वैल्यू r इंटू आर नोट। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को शफल करके जैसे अपन मैथमेटिक्स में करते हैं रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उससे पहले अगर हम लोगों को एक लाइन की इक्वेशन पता होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या चीज होती है, आपके पास m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। अगेन ये मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा अच्छा ज्यादा पता होगा, आप फिलहाल याद रख सकते हो अगर जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है कि m जो होता है इस इक्वेशन को जब जनरलाइज करते हैं लीनियर इक्वेशन को तो m का मतलब है स्लोप और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि
जो आपका वाई एक्सिस है उसको किस पॉइंट पे कट किया जा रहा है। तो इसके साथ जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे आ जाएगा अपना कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स की जगह पे आ जाएगा टाइम, जो स्लोप है इट विल बी माइनस का के, और जो इंटरप्रिटेशन है वाई का उसकी वैल्यू आ जाएगी आर नोट। मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं यहाँ पे। दिस इज द ग्राफ, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो एक स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वहां पे हमें देखिए क्या इक्वेशन मिली, इक्वेशन मुझे ये मिली है R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट एंड आई एम कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो स्लोप है वो माइनस का k है और जो c है वो r नोड है जो कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यानी कि y एक्सिस आपको पता है ये वाली है और ये x एक्सिस है। तो जब टाइम 0 है तब आपका जो c की वैल्यू है वो r नोड होगी। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को क्या लेट कर लेंगे, r नोड। वैसे भी क्लियर है कि जब टाइम 0 है तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की इट विल बी मैक्सिमम और मैक्सिमम आर नोड है। फिर हम लोग जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो डाउन साइड आ रही है। डाउन साइड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपका लीनियरली जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है और ये पैरामीटर्स एज इट इज ही लिखे जाएंगे। उसके बाद हमने स्लोप की बात की, m स्लोप इज इक्वल टू m एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का k। तो जो स्लोप है आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो माइनस k यानी कि माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट के इक्वल मिलता है, ये भी चीज फिक्स है। ओके तो हमारे पास इक्वेशन बनी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, के टी को आप इधर शिफ्ट कर दो तो ये साइन में प्लस हो जाएगा, आर नोड माइनस आर, आर को उधर ले जाएंगे अपा। तो जो के की वैल्यू है आर नोड माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टी और के को आप इंटरचेंज कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास इक्वेशन होती है तो आप जिससे मर्जी चाहे कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको याद रखना है कि ये जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने बात की है। ओके चलते दोबारा अपने स्लाइड्स के ऊपर। नाउ जीरो ऑर्डर के बारे में कुछ बातें हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ बातें हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। वैसे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होना कहता अनकॉमन है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन स्पेशल कंडीशन के अंदर ही ये होती है, कॉमनली नहीं होती। Some enzyme catalyzed reaction and reaction which occur on metal surfaces are few examples of zero order reaction। जो रिएक्शन एंजाइम के द्वारा कैटालिसिस होती है, फास्ट होती है, और कुछ रिएक्शन जो मेटल की सरफेसेस पे होती है वो जीरो ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं। Decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a zero order reaction at high pressure। अगर हम लोग अमोनिया NH3 का डिकम्पोज करते हैं प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर जिसमें नाइट्रोजन और आपको हाइड्रोजन मिलता है, तो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। उसकी वजह क्या है ये आपको यहीं पे आगे पता चलेगा। इन दिस रिएक्शन प्लैटिनम मेटल एक्ट्स एज कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में जो प्लैटिनम का मेटल है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स।
हाई प्रेशर पर जो मेटल का सरफेस होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ सैचुरेटेड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है. So a further change in reaction condition is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making rate of reaction independent of this concentration. तो जब जिस सरफेस के ऊपर आपका रिएक्शन होना है, जब वो रिएक्शन ही सैचुरेटेड हो गया है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, तो फिर आप जितना चाहे अमोनिया का कंसेंट्रेशन चेंज कर दो, अमाउंट चेंज कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जब रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. आप लोगों के पास आपकी बुक में रिएक्शन प्रॉपरली लिखा हुआ है. ट्वाइस ऑफ NH3 1130 केल्विन का प्रेशर है, टेम्परेचर सॉरी, प्लैटिनम कैटालिस्ट और डिकम्पोज होके नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैसेस हमें मिलेंगी. जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट के, NH3 एक ही रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन क्योंकि जीरो है तो इसलिए पावर जीरो लिखा जाएगा, इक्वल टू के. तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया. तो ये आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है. नेक्स्ट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन. जो डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में होता है ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस. गोल्ड की सरफेस पे हाइड्रोजन आयोडाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये भी एक और एग्जाम्पल है जो जीरो ऑर्डर के अंडर आती है. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो सफर था हमारा, ये आज इतना ही था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.